अगर आपको भारतीय संस्कृति को समझना है तो भारतीय शादियों में जरूर जाना चाहिए। कहते हैं हर साल भारत में 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती हैं। हर एक के अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग तौर तरीके। वैसे तो हर शादी में ही कुछ न कुछ अजीब किस्से होते रहते हैं, लेकिन मैं एक बार मेरे दोस्त की शादी में गया था। वहां शादी की रस्में कम और किस्से ही ज्यादा थे। सुबह के 10 बजे थे। मैं शादी के हॉल में बैठा था और भी कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। हल्दी का समय 10 बजे का था तो दूल्हा और दुल्हन एकदम सही समय पर यानी 11 बजे हॉल में पहुंच गए। पंडित जी ने दूल्हे को बैठने के लिए कहा और उसकी बाईं तरफ दुल्हन को बैठने को कहा। एक चाचा आए और उन्होंने कहा, पंडित जी, विधि में लड़की लड़के के दाईं तरफ बैठती है। पंडित जी ने कहा, वो विधि के बाद, विधि से पहले लड़की बाईं तरफ बैठेगी। उस चाचा ने अपने साथ में खड़े आदमी से कहा, यार, मेरी शादी में तो पंडित ने मेरी बीवी को पूरा वक्त मेरी दाईं तरफ बैठाया था, तभी तो तुम्हारी शादी का रिजल्ट ऐसा निकला है। उस आदमी ने हल्के आवाज में कहा। क्या कहा? चाचा जी ने गुस्से से पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, उस आदमी ने कहा। पंडित जी ने कुछ विधिया की और हल्दी को शुरुआत हो गई। यहां से और 3 घंटे लगेंगे हल्दी को देखना। मेरे पास बैठे हुए एक अंकल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कुछ तो जवाब देना था, इसलिए मैंने कहा, अच्छा। एक एक करके सभी औरतें दोनों को हल्दी लगा रही थीं। वो जो पीली साड़ी में औरत है ना, उस अंकल ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, देखना, वो दूल्हे को हल्दी लगाएगी और उससे गले मिलकर रोने लगेगी। अंकल ने कहा। पीली साड़ी वाली औरत हल्दी लगाने लगी, लेकिन वो बहुत खुश लग रही थी। वो तो खुश लग रही है, मैंने अंकल से कहा। रुको जरा, देखो अभी, अंकल ने कहा। दुल्हन को हल्दी लगाकर वो औरत दूल्हे के पास आई। दूल्हे को सर पे, हाथों पे, पैरों पे हल्दी लगाकर उठकर सीधा लड़के के गले पड़ के रोने लगी। इतना जोर से रोने लगी कि बाजू की 2 औरतों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। क्या बात है चाचा जी, आपको कैसे मालूम? मैंने उनसे पूछा। अंकल ने 2 उंगलियों में पकड़ा हुआ जर्दा मुंह में डाला और आराम से बोले, वो मेरी पत्नी है। मैं 2 मिनट उनकी तरफ देखता ही रह गया। मुस्कुराते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं लड़के का दूर का मामा हूं, संजय मामा। मामा मुझे थोड़े दिलचस्प लगे तो मैंने उनसे बातचीत शुरू की। वैसे भी मैं अकेला परेशान हो गया था। मैं तो शादी में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा। जिसकी शादी में आया था वो राघव मेरे ऑफिस में काम करता था। वो मेरी ही टीम में था, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करता था। वो जरा सा अजीब ही था। हर ग्रुप में एक ऐसा कोई बंदा होता है जिससे सब परेशान होते हैं, और इस बंदे को इस बात का पता ही नहीं होता। हमारे ग्रुप में वो बंदा राघव था। एक बार हमारे ऑफिस में ब्लू और पिंक डे था। मतलब सारे लड़के ब्लू कलर के कपड़े पहन के आएंगे और लड़कियां पिंक कलर के कपड़े पहन के आएंगी। राघव उस दिन पिंक कलर का शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहन के आया था। पूरा ऑफिस दिन भर उसे देखकर हंसता रहा। लोग दूसरे डिपार्टमेंट से आ रहे थे इसे देखने के लिए। एक बार एक कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने जाना था। राघव मैनेजर से बोला, मैं जाता हूं। ये उसका काम नहीं था, वो मार्केटिंग वालों का काम था। लेकिन उसने मैनेजर को बहुत ही रिक्वेस्ट की तो मैनेजर ने उसे जाने दिया। 1 हफ्ता तैयारी करने के बाद ये उस कंपनी में गया और प्रेजेंटेशन में कहता है, 221 देशों से लिए गए डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा और अच्छे ट्रांसफार्मर बनते हैं, और हमारे कंपनी की भी इतनी कैपेसिटी है कि हम आपको सबसे बढ़िया क्वालिटी के ट्रांसफार्मर दे सकते हैं। सबसे पहली बात, दुनिया में 221 देश है भी नहीं, दुनिया में 195 देश हैं। तो ये
ऊपर के 16 देश कहां से लाया उसको ही मालूम। दूसरी बात, हमारी कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाती ही नहीं है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और तीसरी बात, जिस कस्टमर के पास ये प्रेजेंटेशन देने गया था, उनका तो प्लास्टिक के पाइप बनाने का काम है। तो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कस्टमर इससे पूछता है, अरे लेकिन आपकी कंपनी तो ट्रांसफॉर्मर बनाती ही नहीं है। तो ये कहता है, सर आप एक बार मौका देकर तो देखो। वो कहता है, अरे लेकिन हम ट्रांसफॉर्मर लेके क्या करेंगे? राघव कहता है, अरे सर, चीज एक बार घर में आ जाए तो हम उसका इस्तेमाल ढूंढ ही लेते हैं। दूसरे दिन जब राघव ऑफिस आया तो हमारी कंपनी ने उसे कुछ नहीं कहा, हमारे मैनेजर को जॉब से निकाल दिया। उस दिन के बाद से ऑफिस में सब लोग राघव से डरने लगे और उससे दूर भी रहने लगे। इसलिए कोई उसकी शादी में आना ही नहीं चाहता था। लेकिन मैं फंस गया। शादियों में हम इतनी सारी रस्में करते हैं, लेकिन मतलब किसी का पता नहीं होता। सब करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। शादी से पहले हल्दी की रस्म का बहुत महत्व होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार इस रस्म के बिना शादी को अधूरा माना जाता है। इस उपटन को हल्दी, चंदन, बेसन और कई सुगंधित तेलों को मिलाकर बनाया जाता है। यह न सिर्फ एक खूबसूरत और रंगीन रस्म है, बल्कि इससे दूल्हा और दुल्हन के चेहरे पर निखार भी आता है। मगर आजकल हम देखें, हल्दी के समय दूल्हा सफेद रंग का कुर्ता और पजामा पहनता है, सर के ऊपर टॉवेल या फिर सफेद रंग का कपड़ा रखता है। दुल्हन साड़ी पहनती है और वो भी सिर पर सफेद कपड़ा ओढ़ लेती है। हल्दी लगाने वाली औरतें सबसे पहले सिर पर हल्दी लगाती है, जो कपड़े को लगती है। फिर सर पे हल्दी लगाने का फायदा क्या हुआ? रस्म करनी है, ये पता है हमें, लेकिन रस्म करनी क्यों है वो पता नहीं। सब करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। तो संजय मामा से मैंने बातें करनी शुरू की। मामा जी, ये राघव की शादी कैसे तय हुई? मामा जी ने कहा, पूछो मत, उसकी शादी तय करने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। मामा जी बोले, बहुत लड़कियां देखी इसके लिए, कोई इसे पसंद ही नहीं करता था। एक बार हम एक लड़की देखने गए। चाय नाश्ता होने के बाद उन्होंने राघव से कहा, अगर आपको लड़की से कोई सवाल करने हैं तो कर सकते हैं। ये लड़की से पूछता है, आपकी शादी आपकी मर्जी से तो हो रही है ना? लड़की ने भी कहा, हाँ। तो कहता है, अगर आप पर कोई जबरदस्ती हो रही है तो मुझे बताइए, हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। धारा 366 के तहत हम तुम्हारे घर वालों पर केस कर सकते हैं। फिर? मैंने पूछा। फिर क्या? वो तो लड़की के घर वाले शरीफ थे, इसलिए हम वहां से सही सलामत निकल गए, वरना कोई और होता तो मार मार के भगाता वहां से हमें। लड़की के घर वालों को ही अंदर डालने चला था। मामा जी ने कहा। दूल्हा बारात के लिए तैयार था। दूल्हा घोड़ी पर बैठा और बारात निकल पड़ी। नजदीक के हनुमान जी के मंदिर के पास बारात रुकी। दूल्हे ने हनुमान जी की मूर्ति का आशीर्वाद लिया और बारात फिर से हॉल की तरफ निकल पड़ी। अब हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो शादी से पहले दूल्हा हनुमान जी के ही मंदिर में क्यों जाता है? मैंने कहीं पढ़ा था कि शादी करते वक्त दूल्हा ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसलिए वो हनुमान जी से, जो कि बाल ब्रह्मचारी है, आशीर्वाद लेने जाता है कि अब तक मैंने आपके ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, अब मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। मैंने सोचा जब तक दूल्हा मंदिर से आता है मैं लोगों से इस बारे में पूछताछ करूं कि दूल्हा हनुमान जी के मंदिर में ही क्यों जाता है, तो सामने से अजीबोगरीब जवाब आए। एक चाचा ने कहा, अरे वो हनुमान जी का मंदिर नजदीक होता है शादी के हॉल से, इसलिए। तो किसी ने जवाब दिया, दूल्हे को शादी से पहले हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाते हैं और कहते हैं, देखो इनकी भी हिम्मत नहीं हुई शादी करने की, तो अभी भी वक्त है, सोच लो। मैंने एक और सवाल वहां खड़ी मंडली से पूछा कि
दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बैठाते हैं? घोड़े पर क्यों नहीं? या फिर किसी और सवारी पर क्यों नहीं? तो एक बूढ़े दादा ने बड़ा ही मार्मिक जवाब दिया। पौराणिक काल से ही स्त्री को धन की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए पुरातन समय में शादियों के समय स्त्री धन को पाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। शास्त्रों में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जब दूल्हे को दुल्हन के लिए रणभूमि में युद्ध करना पड़ा। चाहे भगवान श्री राम और सीता का स्वयंवर हो या फिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह, पत्नी को पाने के लिए युद्ध के हालात बने। इसलिए विवाह के मौके पर वधू रूपी स्त्री धन को घोड़ी पर बैठाकर अपने घर लाने की परंपरा शुरू हुई। घोड़े को जहां शौर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है, वहीं घोड़ी को उत्पत्ति का कारक माना जाता है। इसी के चलते दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बारात ले जाने की परंपरा प्रचलन में आई। बिना कुछ किए दादाजी को सुनने वाली ऑडियंस मिल गई, तो दादाजी ने अपनी बात को और आगे बढ़ाया। एक अन्य मान्यता के अनुसार घोड़ी बुद्धिमान, चतुर और दक्ष होती है। उसे सिर्फ स्वस्थ और योग्य व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। दूल्हे का घोड़ी पर आना इस बात का प्रतीक है कि घोड़ी की बागडोर संभालने वाला पुरुष अपने परिवार और पत्नी की बागडोर भी अच्छे से संभाल सकता है। ये बात सुनकर साथ में खड़े एक लड़के ने झट से कहा, तो इस हिसाब से दुल्हन की शादी दूल्हे के बजाय घोड़ी वाले से होनी चाहिए, क्योंकि घोड़ी को तो वही नियंत्रित करता है। अगर घोड़ी वाला ना हो तो दूल्हा तो घोड़ी पर बैठ भी नहीं पाएगा, और जैसे तैसे बैठ भी गया तो घोड़ी उसे नीचे पटक कर आसमान दिखा देगी। इस हाजिर जवाब को सुनकर इतनी देर से बहुत ही गंभीरता से सुन रही ऑडियंस में एक हंसी की लहर उठी, और इतनी देर से अपने विशेष ज्ञान से सारी ऑडियंस को प्रभावित करने वाले दादाजी गुस्से से वहां से चले गए। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार नाचने के लिए आगे आ रहे थे। बारात में नाचने वाले लोग गर्म करने को रखे हुए दूध की तरह होते हैं। जिस तरह दूध धीरे धीरे गर्म होने लगता है और उबलने लगता है, उसी तरह बाराती नाचना शुरू करता है और धीरे धीरे डांस उनके खून में उबलने लगता है। राघव की बारात में अब तक सब लोग एक के बाद एक नाचकर बाहर निकलने लगे थे। राघव का जीजा सबको अंदर खींचकर डांस करवा रहा था। एक आदमी को डांस करना था, लेकिन पता नहीं उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो शर्मा रहा था। वो बार बार उस जीजा के सामने जा रहा था ताकि जीजा की नज़र इस पे पड़े और जीजा इसको डांस के लिए ज़बरदस्ती करे, लेकिन जीजा की नज़र इस पर पड़ ही नहीं रही थी और इसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी। ये वो लोग होते हैं जिनके फेसबुक स्टेटस पर लिखा होता है, द फ्यूचर लीडर। बारात बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक ताऊ जी की नज़र उनकी घड़ी पे थी कि कहीं मुहूर्त ना निकला जाए। वो बीच बीच में बारातियों को आगे बढ़ा रहे थे। जैसे ही कोई अच्छा गाना बजता, सब रुक के डांस करना शुरू करते थे और ताऊ जी का बीपी हाई हो जाता और ताऊ जी बैंड वालों को आगे धकेल देते। जैसे तैसे बारात हॉल के गेट तक पहुंच गई। ताऊ जी की जान में जान आ गई। इतने में दूल्हे के 4-5 दोस्त अपना कार्यक्रम करके आ गए। यानी मद्यपी दारू पीकर आ गए। आते ही उन्होंने जोर जोर से नाचना शुरू किया और उनको देखकर जिनका जोश ठंडा हो रहा था, उन्होंने भी फिर से नाचना शुरू किया। इन मद्यपियों को देखकर ताऊ जी का बीपी फिर से हाई हो गया। वो समझ गए अब 1 घंटा तो गया, लेकिन ताऊ जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ढोल वाले को रुकने के लिए कहा और सबको आगे चलने को कहने लगे। एक मद्यपी धीरे से ढोल वाले के पास गया और उसको 100 का नोट देकर फिर से बजाना शुरू किया। सब लोग फिर से नाचने लगे। इधर ताऊ जी का गुस्सा बढ़ने लगा। वो फिर से ढोल वाले के पास गए और उसकी ढोल बजाने वाली छड़ी लेकर आगे निकल गए। वो मद्यपी फिर से ढोल वाले के पास गया। उसने 500 का नोट ढोल वाले को दिया और उससे कहा, कुछ हो सकता है क्या? उस ढोल वाले ने अंदर रखी दूसरी छड़ी निकाली और फिर से बजाने लगा। सब लोग फिर से नाचने लगे। ताऊ जी का गुस्सा तो और भी बढ़ गया। उस मद्यपी ने ताऊ जी को ही अंदर खींचा
और सारे लोग ताऊजी को बीच में लेकर नाचने लगे। यहाँ ये सब चल रहा था, उधर एक दूसरे मद्यपी ने दूल्हे को अपने कंधे पे लिया और नाचने लगा। दूल्हा भी जोर जोर से नाचने लगा। 5 मिनट तक तो उस मद्यपी का ये सर्कस चला, लेकिन बाद में वो समझ गया कि उसने कुछ ज्यादा ही रिस्क ले लिया है। वो दूल्हे को जाकर घोड़ी पर बैठा कर आया। अब तक जो दूध उबल रहा था वो अब फटकर बहने लगा था। जितने भी बचे कुचे लोग थे वो बेलगाम होके नाचने लगे। अपने सारे पैंतरे नाकामयाब होते हुए देखकर ताऊजी ने अब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। सब इधर नाच रहे थे, वो पीछे से घोड़ी और दूल्हे को लेकर बाजू से हॉल के गेट पर आए और उन्होंने दूल्हे को नीचे उतरने को कहा। जैसे तैसे दूल्हे को गेट के पास लाकर स्वागत की विधि पूरी हो गई और सब दुल्हन का इंतजार करने लगे। पता चला कि दुल्हन का अभी मेकअप चल रहा है, तो सभी बाराती दूल्हे के साथ वहीं पर खड़े रहे। पीछे से बैंड वाले और सभी मद्यपी भी आ गए। 15 मिनट हो गए, अभी भी दुल्हन नहीं आई। ये देखकर सारे मद्यपी ताऊजी की तरफ गुस्से से देखने लगे। मुहूर्त निकला जा रहा है, इसका उन्हें कोई दुख नहीं था, लेकिन और 10 मिनट नाच ही लेते हम तो ताऊजी का क्या जाता। इस गुस्से से वो ताऊजी की तरफ देख रहे थे। ताऊजी भी समझ गए थे, इसलिए वो दुल्हन को लाने के लिए खुद ही चले गए। वहां जाकर देखा तो दुल्हन की फोटोग्राफी चल रही थी। वो और भी गुस्सा हो गए। ताऊजी ने सब फोटोग्राफर को हटाया और दुल्हन को लेके आ गए। दूल्हा दुल्हन की एंट्री तो सबसे खतरनाक थी। जैसा हमारा दूल्हा राघव था, वैसे ही उसके घरवाले भी थे। उन्होंने एंट्री के लिए एक रथ बनवाया था। अब उसको रथ कहना ये रथ का अपमान होगा। इससे अच्छी फल वाले की हाथ गाड़ी होती है। तो प्लानिंग ये था कि हॉल में दोनों तरफ बाराती बैठे होंगे। उनके बीच में से हॉल के दरवाजे से लेकर स्टेज तक दोनों को लेकर रथ चलेगा। रथ के आगे बैंड वाले, उनके आगे मिक्की माउस की ड्रेस वाला मैस्कॉट और रथ के पीछे सारे रिश्तेदार और दोस्त। बैंड वालों ने बजाना शुरू किया और दूल्हा दुल्हन की एंट्री शुरू हो गई। अब बारात के वक्त दूल्हे के दोस्तों को ताऊजी ने ठीक से डांस करने नहीं दिया था। उसका गुस्सा उतारने के लिए 2 मद्यपियों ने ताऊजी की तरफ देखकर वही डांस करना शुरू किया। ताऊजी का गुस्सा और बढ़ गया। रथ के पीछे मद्यपियों का डांस चल रहा था और आगे एंट्री की शुरुआत में कुछ बच्चे एक बड़ा पटाखा जलाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पटाखा जल ही नहीं रहा था। तो दूल्हा खुद रथ से नीचे उतरकर पटाखा चेक करने लगा। पहले ही मुहूर्त निकल गया, उस पर मद्यपियों ने परेशान किया था और अब दूल्हा रथ छोड़कर नीचे आया था। ये सब देखकर ताऊजी का बीपी और बढ़ गया और वो पीछे से ही जोर से चिल्लाए, चंडू, दूल्हा है ना तू? नीचे क्या कर रहा है? जा ऊपर। ताऊजी इतने जोर से चिल्लाए कि जब तक हम ताऊजी को छोड़कर दूल्हे की तरफ देखते, तब तक दूल्हा रथ में जाके खड़ा भी हो चुका था। मेरे समेत बाकी बारातियों को भी उसी वक्त पता चला कि दूल्हे का घर का नाम चंडू है। पीछे बैठे हुए बारातियों में भी लोग हल्का हल्का हंस रहे थे और शायद दुल्हन को भी ये बात तभी पता चली थी क्योंकि वो भी अपनी सहेलियों की तरफ देखकर हंस रही थी। दूल्हा गुस्से से ताऊजी की तरफ देख रहा था। इतने में वो पटाखा फूटा और एंट्री शुरू हो गई। जो रथ बना हुआ था उसको 4 लोग पीछे से धकेल रहे थे। रथ के आगे का एक पहिया थोड़ा कमजोर था, तो जब रथ आगे चलने लगा वो एक तरफ मुड़ने लगा। थोड़ा आगे चलकर लोग फिर से उसको सीधा करते, फिर से धकेलते वक्त वो एक तरफ मुड़ता। ऊपर रथ में दूल्हा दुल्हन के साथ में 2 लड़कों को हाथ में भाला देकर और पुराने जमाने के सिपाहियों के कपड़े पहनाकर खड़ा किया था। उनमें से एक सिपाही की टोपी थोड़ी ढीली थी, तो वो बार बार फिसल रही थी। भाला थोड़ा वजनदार था, तो उसने दोनों हाथों से भाला पकड़ रखा था, इसलिए दूल्हा बीच बीच में उसकी टोपी सीधी कर रहा था। जो मिकी माउस का मैस्कॉट था वो आगे नाच रहा था और वो भी बाहर ओ फूल बरसाओ इस गाने पर। उसके आसपास 4-5 बच्चे भी जमा होके नाचने लगे थे। अब इस वजह से
और भी देर हो रही थी। नाचते नाचते उस मैस्कॉट का हाथ जोर से एक बैंड वाले को लगा। वो बैंड वाला पीछे बैठे लोगों पर जाकर गिरा। जैसे तैसे दूल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंच गए। पंडित जी ने दोनों के हाथ में वरमाला दी और मंत्र बोलना शुरू किया। वैसे तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वो शादियों में ले जाने के लायक नहीं होते। वह पंडित जी ने मंत्र शुरू किए और पूरे हॉल में शांति हो गई। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, बच्चों को जैसे खुला मैदान मिल गया। एक बच्चा नीचे गिरे हुए फूल उठा के दूसरी तरफ रखने लगा। उसको देखकर दूसरा बच्चा वो ही फूल लेकर तीसरी जगह रखने लगा। उनको इसमें क्या मजा आ रहा था पता नहीं, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे और फूल इकट्ठा कर रहे थे। और एक बच्चे ने बजने वाले शूज पहने थे और वो पूरे हॉल में घूम रहा था। चू चू करके उसके जूतों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसकी माँ उसको उठाकर अपने पास लेके आती और वो बच्चा फिर से कहीं और निकल जाता। बच्चे का बाप वहीं साइड में बैठा था, लेकिन वो इधर ध्यान ही नहीं दे रहा था। बच्चा जाने, बच्चे की माँ जाने। ऊपर स्टेज पर मंत्र चल रहे थे और दूल्हे के दोस्त फूल दूल्हे के चेहरे पर मार रहे थे और हंस हंस के मजे ले रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या यही हमारी संस्कृति है जिस पे हम गर्व करते हैं? क्या यही सब देखने के लिए हम शादियों पे इतना खर्च करते हैं? पंडित जी के मंत्र खत्म हुए और उन्होंने दूल्हा दुल्हन को हार पहनाने के लिए कहा। इतने में दूल्हे के दो मद्यपी दोस्तों ने दूल्हे को ऊपर उठाया। स्टेज पूरा फूलों की मालाओं से सजाया था और ऊपर फूलों की मालाएं लटकाई हुई थी। जैसे ही मद्यपियों ने दूल्हे को उठाया तो उसका सेहरा ऊपर की माला में फंस गया। पीछे से किसी ने चिल्लाया, अरे नीचे लो, नीचे लो। मद्यपियों ने दूल्हे को नीचे लिया तो उसका सेहरा ऊपर ही अटक गया। किसी ने बच्चे को उठा के सेहरा नीचे लिया और हार पहनाने की विधि पूरी हुई। फोटोग्राफर ने हार पहनाने के 10 से 15 फोटो लिए। कभी दूल्हे को कहा, दोनों हाथ हार को लगाओ। दुल्हन से कहा, एक हाथ नीचे लो, थोड़ा पीछे सरक लो। पहले ही विधि को देर हो गई थी। उस पर फोटो के लिए इतना वक्त लगता देख पंडित जी ने फोटोग्राफर से कहा, इतने साल से कर रहे हो? उसने कहा, 5 साल से। फिर पंडित जी ने कहा, फिर किसी अच्छे फोटोग्राफर के साथ रहकर सीख क्यों नहीं लेते ढंग से? ये सुन के फोटोग्राफर का चेहरा लाल पड़ गया। विधियां शुरू हो गई। दूल्हा जब मंगलसूत्र पहनाने लगा तो दुल्हन के पीछे से उसकी बहन मदद करने लगी। एक तरफ दुल्हन की मौसी ने मंगलसूत्र को पकड़ा था, तो दुल्हन, उसकी बहन, मौसी और सामने दूल्हा। तो कौन किसको मंगलसूत्र पहना रहा है वही समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी फेरों की विधि शुरू करने लगे। इतने में फोटोग्राफर ने जोर से कहा, अरे पंडित जी, वो कंगन की रस्म तो अभी बाकी है। फोटोग्राफर ने इतने जोर से कहा कि हॉल में बचे हुए सभी लोग स्टेज पर देखने लगे। शायद उसमें सही कहा था, लेकिन अब सबके सामने मान लिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए पंडित जी ने कहा, कंगन की रस्म फेरों के बाद। तभी पीछे से एक दादी ने कहा, अरे नहीं नहीं, पहले कंगन बाद में फेरे होते हैं। और भी कुछ लोगों ने दादी का साथ दिया। तो पंडित जी ने अच्छा अच्छा करते हुए पहले कंगन की विधि शुरू की। फोटोग्राफर के लिए बदला लेने का ये सही समय था। उसने कहा, पंडित जी, कितने साल से कर रहे हो ये काम? पंडित जी सवाल का टोन समझ गए। उन्होंने फोटोग्राफर की तरफ सिर्फ गुस्से से देखा। वो आगे बोलता है, अगर याद नहीं रहता तो कहीं लिख लिया करो विधि, या फिर किसी अच्छे पंडित के साथ काम करके क्यों नहीं सीख लेते आप? अब चेहरा लाल होने की बारी पंडित जी की थी। फोटोग्राफर शादी के दिन बादशाह होता है। हालांकि इस बादशाह को लोग शादी के दिन सुबह 7 बजे बुलाकर खुद 10 बजे तैयार होते हैं। तो 3 घंटे ये बादशाह शादी वाले घर में बैठकर दरबान की तरह सबको तैयार होते हुए देखता रहता है। लेकिन जैसे ही इवेंट शुरू होता है तो सब कुछ फोटोग्राफर के मुताबिक होता है। आखिर में विदाई का समय आ गया। दुल्हन हाथों में चावल लेकर पीछे फेंक रही थी। दूल्हा और दुल्हन दोनों आगे बढ़ रहे थे। साथ में दुल्हन का भाई, माँ और रिश्तेदार चल रहे थे। सबकी आंखें थोड़ी नम थी। हॉल के मैन गेट तक आते ही दुल्हन ने अपने भाई को गले लगाया और जोर से रोने लगी।
फिर माँ के भी आंसू नहीं रुके, उसे भी गले लगाकर रोने लगी। उसके बाद चाचा, चाची, मामा, मामी, बहनें, एक के बाद एक रिश्तेदार दुल्हन को मिलने लगे। लेकिन दुल्हन की आंखें ढूंढ रही थी अपने पिता को, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पिताजी पीछे खड़े थे, उनकी आगे आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बेटी ने जैसे ही पिताजी को देखकर गले लगाया, वैसे ही पिछले 2-3 महीनों से शादी की तैयारी की आड़ में रोका हुआ बेटी की विदाई के दुख का बांध टूट गया और पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। सुबह से शादी की तैयारी में लगा हुआ मंडप वाले से लेकर बैंड वाले, केटरिंग वाले, घोड़े वाले पर चिल्लाने वाला बाप बेटी की विदाई के समय छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। ना बेटी को जाने का मन कर रहा था, ना बाप के आंखों से आंसू रुक रहे थे। जैसे तैसे रिश्तेदारों ने दोनों को अलग किया और दुल्हन को गाड़ी में बिठाया। विदाई हो गई। दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठकर चले गए। मंडप में बचे कुचे लोग भी निकलने की तैयारी में थे। मैं कुछ देर वही बैठा रहा। मैं सोच रहा था कि आज दिन भर जो मैंने देखा, जो अनुभव किया, वो क्या था। एक ही दिन में मैंने 9 रसों का मिलन देखा। विविध तरह के गहने और अलग अलग रंगों के कपड़े पहनकर दुल्हन और उसकी सहेलियां श्रृंगार रस को दर्शा रही थी। दूल्हा दुल्हन की एंट्री के समय हास्य रस कूट कूट के भरा था। विदाई के समय माँ बाप की आंखों से न रुकने वाले आंसुओं में करुण रस स्पष्ट छलक रहा था। मस्ती में नाच रहे बारातियों की वजह से हो रही देरी के कारण ताऊ जी का रौद्र रस भी मैंने देखा और जूता चुराई के समय भाई बहनों का वीर रस साफ दिख रहा था। खाना खाने की टेबल पर एक वेटर के हाथ से गलती से पानी गिर गया तो एक चाचा जी उस पर जोर से चिल्लाने लगे। तब वो वेटर, जो कि शायद नाबालिग था, उसकी आंखों में भय रस भी मैंने देखा। बारात के समय दारू पी के डांस करने वाले, वरमाला के समय दूल्हे के चेहरे पर जोर से फूल मारने वाले और कपल फोटो खींचते वक्त दूल्हे को विचित्र भाषा में चिढ़ाने वाले दूल्हे के मद्यपी दोस्त पूरी शादी में बीभत्स रस का प्रदर्शन कर रहे थे। और शादी का हॉल, जो दिन भर की रेलचेल में भी एक स्थित प्रज्ञ योगी की तरह सभी घटनाओं का साक्षी होकर भी सबसे अलग खड़ा था, वो शांत रस का प्रतिनिधित्व कर रहा था।